नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 मार्च दिन सोमवार। सबसे पहले महिला दिवस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली खबर के साथ। टेकरी बॉर्डर के पास पेड़ पर लटका मिला हिसार के युवक किसान का शव। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार चल रहे किसान आंदोलन में बहादुरगढ़ पर टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। सुबह किसान ने धरना स्थल से थोड़ी दूर खेत में पेड़ पर एक लटका देखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भिजवा दिया। मौके से मिले 2 पन्नों के पत्र में उसने अपने मरने की वजह लिखी है। कृषि कानूनों की समाप्ति को अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए सरकार से पूरा करने की अपील की। उधर ग्रामीण टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। दर्दनाक हादसे में 7 दोस्तों की कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत। फतेहाबाद में रविवार देर शाम एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनके 5 साथी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार हुए ये युवक एक बारात से लौट रहे थे। अचानक इनकी कार बेकाबू हो पेड़ से जा टकराई। जैसे ही हादसे की खबर मिली, शादी वाले घर में मातम छा गया। उधर सूचना पाकर पुलिस ने भी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसा ढानी छतरिया के पास हुआ। इसमें मारे गए युवकों में से एक फतेहाबाद की अग्रवाल कॉलोनी का तो दूसरा जिले के गांव झलनिया का है। जानकारी के मुताबिक फतेहाबाद जिले के गांव ढानी ढाका में एक युवक की शादी थी। चलनिया गांव 25 वर्षीय जतीन, फतेहाबाद की अग्रवाल कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय जतीन के अलावा शहर के अन्य युवक भी शादी में शामिल हुए थे। इंटरनेशनल वीमेन डे पर हरियाणा में महिलाओं को तोहफा, हर जिले से चलेगी विशेष महिला बसें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा परिवहन विभाग महिलाओं के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष बस का तोहफा देगा। इसके लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया है कि 8 मार्च से जिला स्तर पर एक बस चलाई जाएगी। इसके बाद इन बसों की संख्या महिला यात्रियों की संख्या के हिसाब से बढ़ाई जा सकेगी। फरीदाबाद के प्रेस मिलिए कार्यक्रम में परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में 1800 नई बस खरीदेगी। इनमें से एनसीआर में शामिल जिलों में चलने वाली बसें इलेक्ट्रिक और सीएनजी आधारित होंगी, जबकि लंबे रूट पर चलने वाली बसें डीजल से ही चलेंगी। नई बस 3 चरणों में खरीदी जाएगी। पहले और दूसरे चरण में 400 और इसके बाद 1000 बस खरीदी जा सकेंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे पैदल मार्च। दीपेंद्र ने जारी किया किसानों के समर्थन में पत्र। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में खुला पत्र जारी किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 100 दिन के आंदोलन में करीब 300 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार ने तो इन किसानों के दिवंगत होने को शहादत मानने को तैयार है और न ही 3 कृषि कानून वापस लेने के मूड में दिखाई दे रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये किसान के बेटे हैं और आखिर दम तक किसानों के साथ संघर्ष में खड़े नजर आएंगे। इससे पहले विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेट्रोल पदार्थ के दामों में बढ़ोतरी, महंगाई के विरुद्ध सोमवार को पैदल मार्च निकालने की बात कही है। हुड्डा के मीडिया सलाहकार सुनील ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के सभी विधायकों के साथ सोमवार को दोपहर 1 बजे चंडीगढ़ स्थित हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च करते हुए सदन की कार्यवाही में भागीदारी करने पहुंचेंगे। अब हरियाणा से दिल्ली जाना होगा आसान, खोल दिया गया झाड़ोदा बॉर्डर। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन की वजह से बंद किए गए झाड़ोदा बॉर्डर को खोलने की प्रक्रिया 2 दिन में से जारी थी। झाड़ोदा बॉर्डर को खोल दिया गया है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यहां पर सीसी दीवार बना दी गई थी, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था। बीते कई दिनों से झाड़ोदा गांव के ग्रामीण बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। पुलिस ने अब तक बनाई सीसी दीवार को गिराने का काम जारी था। दीवार बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए इसे तोड़ने में वक्त लग रहा था। दिल्ली पुलिस ने इस दीवार को बनवाया था ताकि प्रदर्शनकारी फिर से दिल्ली में न प्रवेश कर सके। पंचायतों को फिर मिली वित्तीय शक्तियां। हरियाणा में 5 लाख तक के कामों पर निगाह रखेंगी निवर्तमान जनप्रतिनिधि।
हरियाणा के पंचायत चुनाव में अभी भी समय लग सकता है। पंचायतों के कामकाज को प्रशासकों के हवाले कर चुकी प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए निवर्तमान प्रतिनिधियों को सोमवार से एक बार फिर वित्तीय शक्तियां प्रदान कर दी हैं। मौजूदा सरपंच और जिला परिषद अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों के प्रशासकों को भरोसे में लेकर वित्तीय कार्य करवा सकते हैं। उनके सामने एक लक्ष्मण रेखा भी खींची गई है। 5 लाख रुपए से अधिक के काम ऑनलाइन टेंडर के जरिए ही अलॉट होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाते हरियाणा के डिप्टी सीएम चौटाला ने ये आदेश जारी किए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में रविवार को बताया कि सभी अधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों के सशर्त वित्तीय अधिकार प्रदान करने के बारे में सूचित कर दिया गया है। सरकार ने 16 फरवरी को सभी पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है। हरियाणा में पहले भी आए अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन आज तक विधानसभा कोई पारित नहीं हुआ। हरियाणा की राजनीति में सरकारों के विरुद्ध विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं। प्रदेश में अभी तक सरकारों के विरुद्ध जितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए वे सिरे नहीं चढ़े और विधानसभा के पटल पर औंधे मुंह गिर गए हैं। अब कांग्रेस ने प्रदेश की मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिस पर 10 मार्च को बहस होगी। हालात बने तो उसी दिन वोटिंग भी हो सकती है, लेकिन 56 विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी को उम्मीद है कि 32 विधायकों को अपने साथ मानकर चल रही कांग्रेस को अपने मिशन में शायद ही कामयाबी मिल पाई। कांग्रेस की रणनीति सरकार की अस्थिर करने और उसे गिराने से ज्यादा उन विधायकों को बेनकाब करने की है जो फील्ड में किसानों के 3 कृषि कानूनों का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सदन में उनके साथ नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का मानना है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव को सिर्फ 32 ही विधायकों का समर्थन मिला तो साफ हो जाएगा कि बाकी जितने भी निर्दलीय जजपार बीजेपी के विधायक 3 कृषि कानूनों के किसानों के बीच में जाकर विरोध कर रहे थे वो दिल से नहीं। एसआर के डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी और एमडीयू के प्रोफेसर सुमेधा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। हरियाणा सरकार ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। विभिन्न श्रेणियों में 38 महिलाओं को ये पुरस्कार मिलेंगे। महिला बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की मौजूदगी में सोमवार को मुख्यमंत्री इन महिलाओं को चंडीगढ़ में ये अवार्ड प्रदान करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में होगा, जबकि राज्य स्तरीय कमलेश ढांडा ने जिला स्तरीय आयोजनों की तैयारियां संबंधित जिला मुख्यालयों पर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी व एमडीयू रोहतक की प्रोफेसर सुमेधा धानी को संयुक्त रूप से मिला है। दोनों महिलाओं को 75,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। बरसों पुराने रोड पर प्लॉट काटे जाने के विरोध में उतरे सोसाइटियों के निवासी। बादशाहपुर सेक्टर 49 में ओमेक्स प्लाजा व सफायर बॉल से मैकडोनाल्ड व रोजवुड सिटी की तरफ जाने वाले रोड पर हरियाणा शहरी विकास ने प्लॉट काट दिए। प्लॉट काटकर रोड को बंद किए जाने के विरोध में कई सोसाइटियों के लोग रविवार को सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकाल विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में जहां आरडब्ल्यू के प्रतिनिधियों के साथ वार्ड 29 के पार्षद कुलदीप यादव व वार्ड 26 के पार्षद के प्रतिनिधि व पूर्व जिला महासचिव राकेश यादव भी मौजूद रहे। बागौत गांव में मृत्यु भोज व ऊंची आवाज में वाद्य यंत्र बजाने पर लगाई पाबंदी। कनीना के बागेश्वर धाम बागौत में एक सर्व समाज की पंचायत वाद्य यंत्र ऊंची आवाज में बजाने पर रोक लगाने के लिए आयोजित की गई। इस मौके पर सर्वसहमति से वाद्य यंत्र को ऊंची आवाज में बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रधान फूल सिंह की अगुवाई में कमेटी बनाई गई, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। साथ ही यह भी फैसला किया गया कि अगर कोई गांव में वाद्य यंत्र ऊंची आवाज में बजाएगा तो 51,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। किसी के घर में मृत्यु भोज का कार्यक्रम आयोजित होगा तो कोई भी व्यक्ति उसके घर भोज पर नहीं जाएगा। यही नहीं, शिव भोले के साल में 2 मेले लगते हैं। डाक कावड़ लाने वाले श्रद्धालु भी ऊंची आवाज में वाद्य यंत्र बजाते नहीं आएंगे। फैक्ट्री में बन रहे थे घड़ी, सर्फ एक्सल, टाइड व विम ब्रांड के नाम से नकली सर्फ। मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को कस्बे के ढाकड़ रोड पर नकली सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री में रेड मारी गई तो वहां पर से सैकड़ों किलोग्राम नकली सर्फ बरामद हुआ है, जिसमें ब्रांडेड सर्फ घड़ी, सर्फ एक्सल, टाइड, विम शामिल हैं। रेड के दौरान ब्रांडेड थैलियों में पैक व इनके मार्के भी मिले हैं। मुंबई हाईकोर्ट की वकील वंदना ग्रोवर के नेतृत्व में नरवाना पहुंची टीम के सदस्य ने बताया कि नकली ब्रांडेड सर्फ बनाने का काम जींद जिले के नरवाना कस्बे में किया जा रहा है। ऐसी सूचना मिली थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने गठित टीम जांच के लिए नरवाना भेजा। रविवार को इस टीम ने इस नकली सर्फ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। प्रदेश के 14 जिलों में 120 सड़कों को मिली
मंजूरी। हरियाणा के डिप्टी सीएम चौटाला ने बताया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 के फर्स्ट बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बैच में 690 किलोमीटर की लंबाई की ग्रामीण सड़क हरियाणा के हिस्से में आई थी, जिस पर 383.58 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके अलावा इसी योजना के तहत एक ऐतिहासिक सफलता अर्जित करते हुए हरियाणा देश का प्रथम राज्य बना, जिसको फेज 2 का अप्रूवल सबसे 2 दिन पूर्व ही 5 मार्च 2021 को मिला। इसमें करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 120 सड़कों की मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 14 जिलों के लिए मंजूर हुई इन सड़कों की कुल लंबाई 1217 किलोमीटर है। डिप्टी सीएम, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार है, ने हरियाणा निवास में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 14 जिलों की ये सड़कें मंजूर हुई। इनमें अम्बाला जिला में 9, भिवानी में 17, फरीदाबाद में 2, फतेहाबाद में 14, हिसार में 14, जींद में 3, कैथल में 7, कुरुक्षेत्र में 8, मेहंदरगढ़ में 1, पलवल में 12, पानीपत में 11, रोहतक में 4, सिरसा में 7 और सोनीपत में 11 सड़कें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 11 जिलों की 670 किलोमीटर सड़कों की लंबाई की मंजूरी हुई थी। अपने गांव में शराब ठेका नहीं खुलवाना चाहते तो कर सकते हैं आप आवेदन। प्रदेश की जो भी ग्राम पंचायतें सब अपने गांव में शराब का ठेका नहीं खुलवाना चाहती, ये प्रस्ताव पास कर 15 मार्च 2021 तक अपने डीसी के माध्यम से हरियाणा सरकार को भेज सकती हैं। डिप्टी सीएम चौटाला ने बताया है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले साल आबकारी वर्ष 1 अप्रैल की बजाय 19 मई 2020 शुरू हुआ था, जिस कारण इस बार भी 20 मई 2021 से शुरू होगा। वर्तमान में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें भंग हुई हैं। ऐसे में जिस गांव के लोग अपने गांव में शराब का ठेका खोलने के पक्ष में नहीं है, उस गांव की ग्राम सभा 15 मार्च तक अपना प्रस्ताव पास कर उपायुक्त के माध्यम से सरकार के पास भेज सकती हैं। पिछले साल 3048 प्रस्ताव आए थे। अविश्वास प्रस्ताव पर बलराज कुंडू का बयान, प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल। इनकम टैक्स की रेड के बाद महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पहली बार आज महम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास संख्या बल है, इसलिए सरकार नहीं गिरने वाली। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस किस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, क्योंकि बीजेपी के पास 40 विधायक है, सरकार के समर्थन में 10 जेजेपी के हैं, 5 निर्दलीय विधायक उनके पक्के हैं। जेजेपी और निर्दलीय विधायक तो ऐसे हैं जिनकी बीजेपी धक्के मार बाहर करे तो भी नहीं जा सकेंगे। विधायक सोमवीर सांगवान का अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जाने की संभावना पर उन्होंने कहा कि अभी तक कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 32 मत हुए हैं, 30 कांग्रेस के, 1 सोमवीर सांगवान का और लास्ट में वे खुद भी तो देंगे। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में अहम कदम उठाते हुए गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल 2021 से शुरू करने का निर्णय लिया, ताकि किसानों को अगेती फसल का भंडारण न करना पड़े। पिछली बार 10 अप्रैल से खरीद आरंभ हुई थी। गेहूं की खरीद के लिए करीब 400 छोटे बड़े खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। इसके बावजूद किसानों की जरूरत के अनुसार मंडी बनाई जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देश में हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां गेहूं, सरसों, दाल, चना, सूरजमुखी, जौ समेत कुल 6 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती हैं। पहली बार प्रदेश में जौ फसल की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। इसके लिए 7 मंडियां निर्धारित की गई हैं। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर। हरियाणा में 5 आईपीएस और 14 एचसीएस अधिकारियों के तबादले। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 5 आईएएस और 14 एचसीएस अधिकारियों को स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद के प्रशासक और अतिरिक्त निदेशक शहरी संपदा फरीदाबाद प्रदीप दहिया को नागरिक संसाधन सूचना विभाग का निदेशक राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त सचिव लगाया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव कृष्ण कुमार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण फरीदाबाद को प्रशासक और अतिरिक्त निदेशक शहरी संपदा फरीदाबाद लगाया गया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कुरुक्षेत्र में गीता संग्रहालय के प्रारंभिक चरण का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री खट्टर ने रविवार को गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में बने गीता संग्रहालय एवं म्यूजियम के प्रारंभिक चरण का शुभारंभ किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बनने वाली गीता लघु संग्रहालय देश का पहला संग्रहालय है। शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता ही सही जीवन जीने का ज्ञान देती है। जीवन में गीता को उतारना जरूरी है। वे भी अपने साथ एक छोटा गीत अपनी जेब में रखते हैं, इससे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि गीता में ही विश्व की सभी समस्याओं का समाधान है। रुपयों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में व्यक्ति की हत्या, 7 पर केस दर्ज। जींद के गांव मनोहरपुर में रुपयों के लेन देन को लेकर रविवार को हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक परिजनों द्वारा हत्यारोपियों की तुरंत गिरफ्तारी व हत्या का मामला दर्ज किए जाने के लेकर
हॉस्पिटल परिसर में जमकर बवाल भी काटा गया। पुलिस ने मृतक की बेटे की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी के महिला दिवस कार्यक्रम में हादसा, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी सभागार में आग। फरीदाबाद में रविवार को महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हादसा हो गया। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के जिला महिला मोर्चा की तरफ से आयोजित किया गया था। इसमें अचानक आग लग गई। इस पर तुरंत काबू भी पा लिया गया। गनीमत रही कि कोई आग की चपेट में नहीं आया। कुछ दिन पहले रोहतक में भी इसी तरह की हादसा हो चुका है, जिसमें पूर्व मंत्री समेत 8 लोग झुलस गए थे। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला महिला मोर्चा की तरफ से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम के चलते अचानक आग पकड़ भड़क उठी। आग लगने की सूचना के तुरंत बाद इस पर काबू पाया गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जहांगीर कौर ने किसानों से फसल नष्ट न करने की अपील की है। बीबी जहांगीर कौर अम्बाला के पंजाखरा साहिब गुरुद्वारे में नए बने लंगर भवन का उद्घाटन करने पहुंची थी। इस दौरान बीबी जहांगीर कौर ने सरकार से जल्द इस समस्या का हल निकालने की अपील की। कांग्रेस ने अपने राज में कब क्या किया सबको पता, अविश्वास प्रस्ताव लाने से ये चारों खाने चित करेंगे, विस का बयान। 1857 की क्रांति का बिगुल अम्बाला छावनी सबसे पहले बजा, लेकिन वहां के हीरोज की कुर्बानियां सियासत दानों की बलि चढ़ गई। ना तो उनके लिए कोई स्मारक बन पाया, ना ही कभी उन्हें याद किया गया। अम्बाला से 6 बार विधायक रहते हुए विधानसभा में इस मुद्दे को विशेषता से उठाया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब हरियाणा सरकार ने अम्बाला में एक नेशनल स्तर का स्मारक उन शहीदों की याद में बनाने का फैसला किया है। ये बात अनिल विज ने चाय की चुस्की पर एक मीडिया से बातचीत करते हुए बयान में कही। उन्होंने शराब धान घोटाले पर सेशन में कांग्रेस द्वारा घेरने के सवाल पर कहा कि उनकी सरकार ने हर मुद्दे पर बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस ने अपने राज में कब क्या किया सारी जनता जानती है। हम हर मुद्दे पर जवाब देंगे। बजट सेशन दौरान महिला दिवस पर होगा खास कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया हरियाणा सरकार की ओर से। एक और हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सेशन की इस दिन की सदन की कार्रवाई का संचालन महिला सदस्यों द्वारा किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में 6 बजे से अपराजिता 2021 नाम से एक दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में जाने माने नाटककार डॉक्टर महेश कुमार द्वारा कितने चेहरे कितने मुखौटे नाटक की प्रस्तुति की जाएगी। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण व लघु नृत्य, देवी आराधना, रागिनी व हरियाणवी लोक नृत्य भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। करनाल में संदिग्ध परिस्थितियों में पुल से गिरकर मजदूर की मौत। करनाल के काछवा पुल से गिरकर एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुल पर काम कर रहे मजदूरों ने काम रोक दिया। इस हादसे के बाद मजदूर गुस्सा में है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया। करनाल के काछवा पुल का रेनोवेट का काम पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसके चलते वो पुल बंद किया हुआ था। लेकिन कल रात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मजदूर का शव पुल के नीचे मिला। मजदूर रात को नींद में खुद गिरा या गिराया गया, ये पुलिस जांच कर रही है। स्टील के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग काबू पाने के लिए करनी पड़ी 4 घंटे की मशक्कत। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फ्लैट नंबर 45 कुंडली में स्थित वर्ल्डफा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में आग लगी। वर्ल्डफा प्राइवेट कंपनी में स्टील के बर्तन बनाने का काम होता है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। फैक्ट्री की 4थी मंजिल पर आग लगी, जिस कारण आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को 4 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पहुंचे फायर कर्मचारियों ने बताया कि कोई जानी नुकसान होने की सूचना नहीं है। हालांकि लाखों के माली नुकसान का अनुमान लगाया गया है। सरपंची का चुनाव लड़ने पर बीजेपी मंडल सचिव को मिली जान से मारने की धमकी। रेवाड़ी में महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीजेपी की महिला पदाधिकारियों ही सुरक्षित नहीं है। कोसली विधानसभा के गांव खनहोरा निवासी रेनू ने बताया कि आगामी सरपंच चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कुछ लोगों को उसके चुनाव लड़ने पर आपत्ति होने की वजह से अब उस पर जानलेवा हमला करवा रहे हैं। पीड़ित महिला रेनू ने बताया कि उसका देवर मुरारी एक मर्डर केस में जमानत पर आया हुआ है। महिला ने बताया कि उसके देवर ने ही उसे जान से मारने का प्रयास किया। हथियार दिखाकर सरपंच का चुनाव लड़ने की बात कहते हुए कहा कि अगर वे चुनाव लड़ेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मार्च माह की शुरुआत ऐतिहासिक 75% रोजगार बिल को मुहिम राज्यपाल की मंजूरी। डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही मुख्य बातें। कानून से संबंधित नियम और प्रक्रिया के लिए सोमवार को होगी पहली बैठक। इस माह में बिल के नियमों की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास।
अप्रैल माह से सभी 22 जिलों में बड़े स्तर पर रोजगार अभियान की शुरुआत होगी। रोजगार अभियान प्रदेश के युवाओं के रोजगार को मजबूती देगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि रोजगार के हालातों को देखते हुए ये कानून राज्य के लिए बेहद जरूरी है। 8 दौर की चर्चा के बाद सहमति से बिल लेकर आए हैं, अब भी चर्चा करेंगे। वहीं पर उन्होंने कहा कि 8 दौर की चर्चा के बाद सहमति से बिल लेकर आए और आगे भी चर्चा होगी। बिल के नियमों में कोई टेक्निकल चीज़ें छोड़नी होगी तो जरूर जोड़ी जाएगी। हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश जहां 6 फसलों के एमएसपी पर खरीद होगी। तमाम बातें हैं जो डिप्टी सीएम की तरफ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 जिलों में सरसों, 5-6 जिलों में दाल व चना, 4 जिलों में सूरजमुखी पहली बार 7 मंडियों में जोर खरीद एमएसपी पर होगी। जहां भी खरीद केंद्र बनाने की आवश्यकता होगी वहां बनाएंगे। देश के इतिहास में पहली बार किसान की फसल का पैसा जो फार्म कटने के 48 घंटे में सरकार द्वारा सीधा किसानों के खाते में कर दिया जाएगा। पड़ोसी राज्य में हरियाणा की खरीद एवं भुगतान प्रक्रिया के मॉडल को अपनाएं, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अब तक 7.25 लाख के करीब प्रदेश के किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अन्य राज्यों से भी 1,03,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब करीब 66,000 किसान आड़तियों के जरिए, करीब 42,000 किसान सीधे रजिस्ट्रेशन के जरिए अपनी फसल है वो बेच पाएंगे। फिलहाल हरियाणा की टॉप फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार तेज हरियाणा को इतना प्यार दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सुझाव जरूर दिया करें। किसान आंदोलन को लेकर भी आपकी हम राय जानना चाहेंगे। और हाँ, आप किस जिले से हमें आप सुन पा रहे हैं, हमारी खबरें आप पसंद करते हैं, आप अपने जिले का नाम लिखकर कमेंट हमें जरूर करें। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।